एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव का देखिए जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ आपको आंसर टिक करना है, आंसर के साथ देखिए आपको समझते चलना है ताकि एग्जाम में देखिए जो भी सवाल आए आपके पास इतना क्षमता रहे कि आप उन सवालों को खुद से कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार देखिए हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा ताकि उनको भी देखिए बेटर कंटेंट मिल सके फ्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बेसिक जानकारी मालूम होगी, 40 सवाल आने वाले एग्जाम में सारे के सारे एमसीक्यू होंगे और 40 नंबर आपको मिलने वाले। पहला सवाल देखिए आपको यहां पूछा हुआ है, एक अपठित बोध है मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक सवाल दिया हुआ है। संस्कृति के बारे में हमारा है कि संस्कृति की शाश्वत धारा का जो निर्माण होता है वो हमारे वाल्मीकि जी, व्यास जी, नानक, कबीर जी, सूर, तुलसी, निराला, इन सभी महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह जो सत्वगुणी यहाँ पर हमारे पर विचारधारा बहती है या भावधारा है, इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति जो है सांसारिक सुख सुविधा के अधीन होकर क्या ये वय नहीं हुई, अपितु ये जो लोग हैं हमारे पास मौजूद है ये सब सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए भी हमारे पास कन्य साधनों में बहुत सारे संदर्भ में राष्ट्र की चेतना को ये पोषित करते रहे हैं। और इसी प्रकार देखिए छोटा सा पैसेज है और आपको कुछ सवाल पूछ दिया गया है। क्या क्या सवाल है देखिए खुद पढ़ते चलिएगा, आपको खुद ब खुद पैसेज क्लियर होता चलेगा। पहला सवाल देखिए आपको पूछा हुआ है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं, बताइए आप लोग। इतना आपसे सवाल पूछा गया तो हमारे जो महाकवि लोग हैं, मनीषी चिंतक जो लोग हैं, उन्हीं की शाश्वत, उन्हीं की बात है संस्कृति साधक, उनके निर्माण में उनका सबसे ज्यादा हमारा पास सहायक वो लोग हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, महाकवि एवं मनीषी चिंतक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना देखिए कौन करते हैं, सत्वधर्मी करेंगे, राजधर्मी करेंगे या फिर तमोधर्मी करेंगे, अधर्मी करेंगे। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता कभी। कौन करेगा, सत्वधर्मी क्या करेंगे, जीवन आदर्शों की स्थापना करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करते हुए सार्थक हो जाती है, सिद्धांतवादिता, शासकता, वैचारिकता या मानवता। तो देखिए जो राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन कर सार्थक हो जाती है, याद रखिएगा पूछा जाएगा तो शासकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यय मतलब खर्च करना मतलब पैसा आएगा तब ना खर्च करिएगा भैया, तो आमदनी तो होना चाहिए, इसलिए आय क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक आपको पद्यांश दिया हुआ है और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक कुछ सवाल पूछे गए कि छिप छिप अश्रु यानी आंसू बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपना क्या है, नयन सज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका ज्यों, जागो कच्ची जवानी, गीली उम्र बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वाले, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। देखिए कुछ सपनों के मर जाने पर यहां पूछा हुआ है कि जीवन नहीं मरता। पंक्ति से देखिए कवि का क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। तो जीवन में देखिए हर आशाएं कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने जीवन को नष्ट कर ले, नहीं भैया कभी नहीं हो सकता ये। इसीलिए कुछ आशाएं कभी जीवन में पूरी ना हो तो हमें जीवन नष्ट नहीं होता, ये कवि हमें इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अश्रु की उपमा, आप बताइए अश्रु मतलब होता ही क्या है। यहां पर कवि ने अश्रु को किसकी उपमा दी है, अश्रु मतलब आंसू जरूर होता है लेकिन कवि के अनुसार बताना है कि कवि ने इसे किसकी उपमा दी है, तो ये सपनों की उपमा उन्होंने दी है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने देखिए क्या प्रेरणा दी है, निराश होकर हार मान जाओ, स्वयं से लड़ने की, निराश त्याग कर कर्मशील बनने की, या फिर समाज को त्याग कर जीने की हमें बताया। तो कवि ने देखिए क्या हमें प्रेरणा दी इस कवि पंक्तियों के माध्यम से कि निराशा को त्याग कर हमें कर्मशील बनने की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए छिप छिप अश्रु बहाने वाले, देखिए ये आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार यहाँ निहित है आप देख सकते हैं, रूपक है, अतिशयोक्ति है, अनुयोक्ति या फिर पुनरुक्ति प्रकाश है। तो यहाँ पर हमारे पास पुनरुक्ति ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, रचनात्मक लेखन और भी अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ सवाल पूछे गए। जनसंचार माध्यमों का देखिए प्रमुख कार्य क्या, सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी अंकेतन, या ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ सही है। आप लोग खुद बताइए जनसंचार क्या देता है हमें, सूचना देगा ना भैया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, संवेदना, जिज्ञासा, आर्थिक सहायता या प्रतिस्पर्धा। तो कौन सा मूल भाव देखिए यहाँ सक्रिय है ये हमें बताना है, तो वो है जिज्ञासा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली पत्राचार सॉरी टेलीफोन, इंटरनेट या फैक्स? सबसे पुराना पूछा गया है, तो सबसे पुराना बोलिए, नया बोलिए। सबसे पुराना क्या चलता है? पेपर, यानी पत्राचार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में देखिए प्रकाशित होने जो प्रथम समाचार पत्र हमारा बंगाल गैजेट के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष किस साल ये पब्लिश हुआ था? तो ये 1780 के दशक में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, पैम्पलेट्स को या सभी? तो मुद्रण माध्यम बताना है यहाँ पर हमें, तो समाचार पत्र भी हो गया मुद्रण, प्रिंटिंग, पत्रिकाएं भी हो गया, पैम्पलेट्स भी छपता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्रकार के द्वारा, संपादक के द्वारा, कवि के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा? तो संपादकीय किसके द्वारा देखिए लिखा जाता है, याद रखिएगा, तो संपादक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का जो ढंग होता है वो नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है या संकुचित होता है? तो फीचर में देखिए जो तथ्यों की प्रस्तुति हम लोग करते हैं उसका ढंग कैसा होता है? तो याद रखिए मनोरंजक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? बताइए, औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, किसे शामिल करेंगे? संपादक की नाम पत्र, शिकायत पत्र, वेबसाइट, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो देखिए जब हम लोग किसी अधिकारी को, किसी पेपर वाले को लिखते हैं तो ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर रिमाइंडर को देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये अनुस्मारक, ताकि ये हमें याद करवाते रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नोटिस को हिंदी में बताना है क्या कहा जाता है? तो नोटिस, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? टिप्पणी करना, ऑप्शन नंबर क्या? सी इसका। और आपको पूछा जाएगा आर्टिकल, आर्टिकल क्या करता है आपको? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल क्या, आपको आर्टिकल हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल है, एक आपको देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको क्या दिया? पद्यांश दिया हुआ, कुछ सवाल पूछे गए कि प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि है उन कवि का नाम बताना। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पद्माकर। तो ये जो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रस्तुत काव्यांश की देखिए जो भाषा है, मतलब ये जो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये भाषा को हम लोग कहते हैं ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने एक पांव पे खड़ा करके रखा जाता था? तो किनको एक पैर पे खड़ा कर रखा जाता? तो श्री कृष्ण जी यानी गोपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नंदलाला को देखिए कौन नचाते हैं? गोपाल, सखी, मुरली या गोपी? तो कौन नचाते हैं उन्हें? तो उनकी मुरली ही उन्हें क्या करती? नचाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, या फिर कह सकते हैं 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बोरत तो बोरप्यो मैं सॉरी पै निचोरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का देखिए यहाँ वर्णन किया गया? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या दशहरा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो कौन सा यहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ऑप्शन नंबर बी, होली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जहाँ झ वर्ड यहाँ पर बार बार हमारे पास रिपीटेड मोड में, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो अनुप्रास वाला ऑप्शन नहीं है। क्या करिएगा? तो यहाँ टिक करिएगा पुनरावृत्ति, प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा VBI सवाल है, ये एग्जाम पूछा जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। फिर अगला सवाल है, संध्या के बाद कवि का देखिए मूल स्वर क्या होता है? सही शहरी जीवन का आर्थिक यथार्थ, शहरी कामकाजी दुनिया का यथार्थ, या ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ, या महानगरों का यथार्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बादलों को घिरते देखा है, ये कवि मतलब ये कौन से किनके द्वारा लिखा गया? महादेवी वर्मा, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा या धूमिल? किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया नागार्जुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आपको गद्यांश दिया हुआ, कुछ सवाल देखिए पूछे गए। पहला तो पूछा जाएगा कि ये जो कह सकते हैं गद्यांश है, ये पाठ का नाम क्या है, पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो पहले सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, ये कौन सा चैप्टर है? तो ये हमारे पास दोपहर का भोजन चैप्टर से, यानी ऑप्शन नंबर पहले बात तो याद रखिए कौन सा चैप्टर है? तो दोपहर का भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विभाग की कलरकी से किसकी छटनी हुई है? तो मुंशी का चंद्रिका प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी अंबिका प्रसाद या मुंशी राधाचरण? किनकी देखिए यहाँ छटनी हुई है, हमें बताना है। तो वह हमारे पास मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आंगन की अलमारी पर कई पैबंद लगे हुए और एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की देखिए बात हुई? चैप्टर अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ सिद्धेश्वरी देवी जी की क्या है? साड़ी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर
सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, मतलब ये जो पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई, पहले तो चैप्टर का नाम तो दोपहर का भोजन हो जाएगा, किनके द्वारा लिखा गया तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन 32 कि टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल तक उस जगह पहुंचने तक जहां उसे दोस्त मिला था, जहां उसको दोस्त मिला था 2 साल 3 4 5 कितने साल बाद मिला था कि हमें बताना है, तो 5 साल बाद उससे अपना दोस्त मिला था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे को देखिए किसने पाला था, तो उसके बुआ और फुआ ने इसको क्या किया था पाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या करिएगा आप लोग सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि 34 नंबर ज्योतिबा फुले ने देखिए किस संस्था की स्थापना की, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, संशोधक समाज या सत्यशोधक समाज या फिर ब्रह्म समाज, तो इसका क्या हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी। उसकी माँ देखिए किस विधा की रचना है, कहानी, निबंध, संस्मरण या फिर रिपोर्ट, ठीक है, तो ये किसकी रचना है ये हमें पता है, तो ये कहानी है बेसिकली पर से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के देखिए क्या कार्य है, जनसंख्या नियंत्रण, परदेशी भाषा, मत मतांतर या इनमें से सभी ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ऑप्शन क्या है सही है। 36 का क्या हो जाएगा डी। अंडे के छिलके देखिए किस प्रकार के एकांकी है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, पारंपरिक पारिवारिक है या वैज्ञानिक है, तो किस प्रकार का देखिए एकांकी है ये हमें बताना, तो ये एकांकी किस प्रकार का पारिवारिक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए हैं ये हमें बताना, मतलब उसके स्कूल का नाम बताना, शिमला बोर्डिंग स्कूल, दिल्ली बोर्डिंग स्कूल, बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल या मुंबई सॉरी बोर्डिंग स्कूल, तो कौन से स्कूल भेजा गया उन्हें, तो वो है बड़ोदरा बोर्डिंग स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए हमारे पास आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर सलाका सम्मान, तो कौन से सम्मान से कह सकते अलंकृत किया गया था याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी। फिर आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, कहानी, आत्मकथा, जीवनी या संस्मरण, तो किस विधा की रचना है याद रखिएगा, तो ये जीवनी की रचना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास देखिए क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट मॉडल सेट का पेपर जो मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया और साथ साथ में देखिए समझा भी दिया। आशा करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप भी चैनल पर न्यू आज को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।